हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज हम 12th क्लास के चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर यूनिट नंबर 3 का एक पार्ट है ये, उसका अगला लेक्चर देखते हैं। और लेक्चर के अंदर सारी वो बातें होंगी जो आपको एग्जाम्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आईआईटी नीट के लिए, सीयूईटी के लिए या किसी स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई, सभी वो बातें आपको एक साथ कवर अप मिलेंगी। सीबीएसई बोर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, सब कुछ होगा। जस्ट आपको केवल पूरा लेक्चर देखना होगा, क्योंकि एक दो लेक्चर या एक दो वीडियो से या एक दो मिनट से आपको कोई फिजिक्स नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको पूरा आगे तक जाना पड़ेगा। इसलिए चलते हैं हमारे लक्ष्य की तरफ। और आज का हमारा जो टारगेट होगा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की बात कर रहा है। अगली बात, अब ये आपको कंटेंट और क्वालिटी का तो पता ही है, इसलिए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को से भी करवाइए। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, इसका भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दे रखा है। तो आपने ये नोटिस किया होगा, लगभग अगर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इस मैग्नेटिज्म और मैटर से बहुत कम चांस है अभी तक जो देखा, क्योंकि सभी के सभी क्या क्वालिटेटिव हैं। क्वालिटेटिव में आपको फार्मूला बता दिया जाएगा, उसके बारे में बातें बता दी जाएंगी, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल आपके यहां से आ सकते हैं। तो इसलिए मैं उनके ऊपर भी फोकस कर रहा हूं। और अगला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक, ये 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे। और फिर कल जो इसका अगला लेक्चर होगा नेक्स्ट, उसमें इस यूनिट को लगभग कोशिश रहेगी कि खत्म कर दें, सारी बातें इसकी कवर अप कर दें। एनसीईआरटी इसके अंदर टोटली कवर्ड रहेगी, कोर कंसेप्ट रहेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे, बेसिक टू एडवांस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा। ठीक है भाई, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड में चल रहा हूं। इसके बावजूद भी मैं एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाऊंगा, साथ साथ आपको इसको पीवाईक्यू भी आपको सारे सोल्व कराऊंगा जो इन टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है उन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो प्रिपेयर रहे, बड़े शांति से कॉपी निकाल के बैठ जाए और शांति को धारण करें, क्योंकि जब तक आपके मन में संयमता नहीं होगी, आपको संयमता जरूर लानी है अपने मन में, उसके बाद ही आप इन चीजों को कर पाओगे। तो टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल और इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है जिसकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ सेम रहे, यानी कि सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लिख ले भाई बात, क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं क्वेश्चन को लिख ले, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। अब चलिए, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। इसलिए कई बार क्या कहते हैं कि आपको बोल देते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जब लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इससे आगे बात करेंगे, जब वो इक्वी स्पेस्ड हो। मतलब कहने का मतलब वो कहेंगे कि जब ये सारी लाइन इक्वी स्पेस्ड होती हैं, इस प्रकार से होती हैं, तो इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये इक्वी स्पेस्ड हैं तो इनका मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा होगा। अगर ये इक्वी स्पेस्ड नहीं होती, कुछ इस तरह से होती, तो आपको दिखाई दे रहा है या मालूम पड़ रहा है कि जब हम इसके नज़दीक पहुंचते हैं, यहां पे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, और यहां पे इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अलग होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है और ये यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। ये तो बातें आपको देख के पता चल जाएंगी कि डायग्राम से कौन सा यूनिफॉर्म कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। बट कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की पहचान कौन होती है, जो सेम स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन, इसको बोल सकते हैं सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन, किसी भी तरीके से। इसलिए वो सारी संभावनाएं मैं कोशिश करता हूं जो आपसे क्वेश्चन आए इस प्रकार से। और ये बातें एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको पहले से ये वादा करके रखा हुआ है कि हम आपसे एनसीईआरटी की सारी बातें करेंगे। आप बात समझ लीजिए कैसी कैसी। देखो भाई, मेरे से ढोंग तो होता नहीं है, ढोंग सो मेरे से होता नहीं है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मेरे से कोई एक्टिंग बाजी होती नहीं है। हाँ, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी कि आपने अगर पूरा साल विश्वास करके यहाँ से पढ़ाई की है, तो आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो उसका आउटपुट मिल जाएगा। और क्वालिटी और कंटेंट मैं जिस लेवल का लेके आता हूँ वो भी आपको पता है, चाहे देर सवेर हो जाए, क्वालिटी और कंटेंट के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता। अब देखिए,
ये हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस प्रकार से, ये लगा दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया। अब हमें डायपोल की बात करनी है, मैग्नेटिक डायपोल। अब इसके अंदर अगले ने बोला है कि डायपोल को प्लेस कर दो, अब रख दो डायपोल को। बार मैग्नेट रखनी है आपको, बार मैग्नेट किसका काम करेगी? डायपोल का काम करेगी, ये कर दिया। इसका ये पोल साउथ हो गया, मान लिया जाए ये पोल क्या हो गया? नॉर्थ होगा। अब मैं इसी को एनालॉगी में लेके जाऊंगा, क्योंकि जब आप एनालॉगी में जाते हो तो आपको ज्यादा समझ में आता है। आप कहोगे सर कैसे एनालॉगी में लेके जाओगे? मैं आपको ऐसे लेके जाता हूं कि मान लिया जाए कि ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, जो आपने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, और मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि फिजिक्स सिमेट्री से ज्यादा आती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। सिमेट्री का मतलब पहले की कुछ बातें जो आपको अच्छी खासे तरीके से आती हैं, उन सभी बातों का यूज करेंगे हम इस यूनिट में। अब इनकी कुछ खास बातें जब हम आगे अगर जिक्र आ गया तो वहां पे यूज कर लेंगे, उसको कहते हैं सिमेट्री, एक चीज का दूसरी जगह यूज करना। अब देखिए, अगर मैं इसी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दूं, ये कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नाम का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे एक फोर्स बन जाता है, और इस फोर्स की वैल्यू होती है चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भली बात ही आप जानते हो। अब सिमिलर काम यहां पे हो रहा है, ठीक है, सिमिलर काम यहां पे हो रहा है। और मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई थी कि चार्ज को चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये चेंज हो जाता है स्मॉल एम, जिसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ से। पोल स्ट्रेंथ, चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से चेंज करना होता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको देख रहे हैं, अब अच्छी बात है, बड़े ध्यान से इसको देख रहे हैं, पर मैं आपका पर्सनल सजेशन देता हूं। देखिए, कोई स्पीड से, बहुत लंबी स्पीड से, बहुत स्पीड से तो मैं करवा नहीं रहा हूं, इसलिए इन बातों को आप एक काम कर सकते हो कि धीरे धीरे नोट कर लिया करो। सिमेट्री में जैसे ऐसे ही लगा कि भाई चार्ज को हमने मास कह दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे चार्ज को हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, हिंदी में लिख लो, ताकि जब आप दोबारा इसका रिवीजन लोगे एक दो बार तो आपको प्रॉब्लम ना हो और तुरंत आपका काम बन जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां फोर्स निकालूंगा तो ये चार्ज तो चेंज होगा किसमें? स्मॉल एम में, जिसको पोल स्ट्रेंथ बोल दिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये फोर्स आ गया, यानी कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो इतना फोर्स आता था। इसी प्रकार किसी पोल स्ट्रेंथ के मैग्नेट को, एम पोल स्ट्रेंथ के मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स आता है एम इंटू बी के बराबर, स्मॉल एम इंटू बी के बराबर। तो यही हाल इसका होगा, कुछ इसी तरह का, सिमिलर वे में। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो इसी प्रकार इसके ऊपर एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। अब ये बातें आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से क्लियर, क्योंकि हम स्पेस का यूटिलाइज कर लें। देखिए, और ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी? दैट इज एम इंटू बी के बराबर, ये मालूम होगा। इसी प्रकार ये भी तो एक है, इसके ऊपर भी तो आएगा फोर्स, इसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है, और नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट में वहां बताई गई बात थी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सेलरेट होता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एक्सेलरेट होता है। इसी प्रकार इनमें से एक साउथ, एक नॉर्थ हो गया, एक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और एक फील्ड से अपोजिट होगा। तो इसमें ऐसे लग गया, दैट इज एम इंटू बी के बराबर ये, पर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। अब इक्वल क्यों है? क्योंकि एक ही मैग्नेट है और एक मैग्नेट के दोनों पोल स्ट्रेंथ सेम होते हैं भाई, जितना एम इसका उतना ही एम इसका है। और साथ साथ हमने यहां पे जो रखा है वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, इसलिए तो बी की वैल्यू भी सेम, एम भी सेम, बी भी सेम, तो दोनों के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो भी सेम रहेगा। अगर इसके ऊपर, दोनों के ऊपर लगने वाला फोर्स सेम है तो ये कोयल, ये जो मैग्नेट है, ये क्या करेगी? रोटेट होने की कोशिश करेगी, अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करेगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक रोड होती है, ये एक रोड होती, एक इस हिस्से पे फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, इस हिस्से पे फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों पकड़ के खींचेंगे ऐसे, तो इस प्रकार से होगी, रोटेट होगी। अब रोटेट जहां होती है वहां टॉर्क आता है, और जहां लीनियर मोशन होती है वहां फोर्स आता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज का रोटेशनल इफेक्ट देखना चाहते हो तो उसको टॉर्क कहते हैं,
रोटेशनल मोशन को देखना चाहते हो तो उसको टॉर्क कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार। तो हम इन बातों को थोड़ा लिख लेते हैं, और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बोर्ड में पेपर देंगे उनको लिख लेना है ये छोटा सा। हालांकि ये डेरिवेशन अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहां पे नहीं बता रहा। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, उसके लिए आपको जो बातें जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके ऊपर कैसे फोर्स लगता है, कैसे टॉर्क आता है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं इस प्रकार से, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना बन गया? थीटा, इस प्रकार से। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब क्या आएगा? टॉर्क आएगा, और जो टॉर्क होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? दैट इज फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये छोटी क्लास में आप भली बातें पढ़ के भी आए हो कि टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर, दैट इज दिस। अब यहां पे फोर्स की जो वैल्यू है वो तो हमारे पास कितनी है? m इंटू बी के बराबर, ये पता है। अब देखिए ये फोर्स रहा, ये रहा फोर्स इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स के परपेंडिकुलर दूरी तो ये है, ये रही, इसलिए हमने x बोल दिया। और इस फोर्स के भी ये परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देख लीजिए, इसके फोर्स के भी ये परपेंडिकुलर है और इस फोर्स के भी ये परपेंडिकुलर है, तो x हमारी परपेंडिकुलर दूरी हो गई है। तो हम यहां से अगर फोर्स टॉर्क की बात करें तो यहां पे टॉर्क आएगा, फोर्स की वैल्यू हो गई m इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x के बराबर, इस तरह से। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो x निकालना है तो मैं इस ट्रायंगल में साइन थीटा को निकाल लेता हूं, साइन थीटा, साइन थीटा। ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है? डाइपोल है, और डाइपोल की दूरी को हमने हमेशा 2l से लिखा है, याद कीजिए। जो डाइपोल था ना, उन दोनों के बीच की दूरी को 2l से लिखा। इस लेक्चर को भी, मैग्नेटिक डाइपोल को भी मैंने पढ़ाया। तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो कौन हो गया? x, और इसके लिए ये वाली दूरी कितनी होगी? 2l, तो इसलिए क्या बन गया? x बाय में 2l। अगर x की वैल्यू यहां से निकालोगे आप तो क्या बनेगा? दैट इज 2l, ये 2l जाएगा इसके साथ, और साथ में रहेगा साइन थीटा, इस तरह से 2l साइन थीटा के बराबर। अब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, टॉर्क इज इक्वल टू में m इंटू में b इंटू में 2l, और साथ में कौन आ जाएगा? साइन थीटा, इस प्रकार से। अब हम बड़े चालाक हैं, और वो चालाक आपको दिखाना पड़ेगा कि हम बहुत ही माइंड के साथ इसमें काम कर रहे हैं, 100% इसके अंदर है, तो वो आपको माइंड दिखाना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को मैग्नेटिक डाइपोल की पहले से नॉलेज है, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, पूरा बखान उसका कर चुका हूं, तो वो ध्यान देगा कि जो कैपिटल M की वैल्यू होती है वो स्मॉल m गुणा में 2l होती है। उस बच्चे का तुरंत इसमें जान जाएगा। अब फिजिक्स की खास बात ये होती है, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की खास बात ये होती है कि आपको इस फॉर्मेट में इसको नहीं छोड़ सकते हो। हालांकि ये गलत नहीं है, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं छोड़ सकते, पर हम क्या करेंगे? एक रेलिवेंट और एक कन्वीनिएंट फार्मूला बनाएंगे जो आपको लंबे समय तक याद रहे, और जिसका एक औचित्य हो, और जो आसानी से आप लर्न भी कर सको, और जिसका कोई ना कोई अफेक्ट, वहां से मैक्सिमम अफेक्ट आपको देखे जा सके। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी आपको सिचुएशन दिखाई देती है m इंटू 12, तो वहां m रखो। m रखेंगे तो क्या आएगा? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू, अब m इंटू 12 की जगह कैपिटल M, आपको पता होगा ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करता, लिखवा चुका हूं। और साथ में कौन रहेगा? b, और साथ में कौन रहेगा? साइन थीटा। और ये रिलेशनशिप मैं पहले भी डिराइव करवा चुका हूं, अब आपको याद नहीं होगा तो मैं गारंटी नहीं लेता, बट जो बच्चा सीरीज लगातार देख रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पता होगा mb साइन थीटा। mb साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? आपको करवाया था कि जब किसी रेक्टेंगुलर लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, और उस टॉर्क की वैल्यू ये थी mb साइन थीटा, इस प्रकार। अब इसको सोल्व करेंगे तो m क्रॉस b ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये आ गया m क्रॉस b। साइन थीटा को हटाओगे तो क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है जिसको याद रखना आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब क्या होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? दैट इज टॉर्क m इंटू में b साइन थीटा। अब जब साइन 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा, यानी कि ये टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। जब साइन की वैल्यू क्या होगी? 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती, इसलिए मैक्सिमम हो गया mb, मैक्सिमम हो गया mb। यानी कि अब मैं आपको ध्यान दिलाऊं,
फिजिक्स में यही ध्यान देना होता है कि यहाँ पे एम और बी तो फिक्स है, क्योंकि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड फिक्स करेंगे, वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फिक्स करेंगे। जब उसको फिक्स कर दिया, आप डिपेंड किस पे करा, ओरिएंटेशन। इसको ओरिएंटेशन भी बोला जाता है, एंगल भी बोला जाता है। किस किस के बीच का, एम और बी के बीच का। देखिए ये था एंगल। एम कौन है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक डायरेक्शन ये एम की है, आपको बताया गया था। जैसे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की होती है, वैसे ही साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक की डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल की होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है ये, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गई ना, पूरी परपेंडिकुलर हो गई, तो थीटा 90 डिग्री। अगर यही थीटा 0 डिग्री हो जाता, ये पहला केस था भाई। दूसरा केस, अगर यही थीटा 0 डिग्री के बराबर होता तो आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, मिनिमम, और मिनिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी, इस प्रकार। ठीक है, तो दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क एंड दिस इज द मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क 0 डिग्री पे, मैक्सिमम टॉर्क 90 डिग्री के ऊपर। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ये पूरा डायग्राम। ये जो डाइपोल है कुछ इस तरह से प्लेस हो जाएगा, दैट इज द साउथ एंड दैट इज नॉर्थ। और इस सिचुएशन में 90 डिग्री वाली सिचुएशन में इस डाइपोल की कुछ सिचुएशन ऐसे होगी, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ, इस प्रकार। क्योंकि यहां पे साउथ से नॉर्थ तक किसकी डायरेक्शन, एम की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। साउथ से नॉर्थ तक किसकी डायरेक्शन, एम की डायरेक्शन, और बी की दे रखी है साथ में, तो यहां पे थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री, और यहां पे थीटा 90 डिग्री के बराबर, इस प्रकार से। तो ये 90 डिग्री की सिचुएशन है, ये 0 डिग्री की सिचुएशन है। इस तरह से ये दोनों सिचुएशन अलग अलग बात में आपके सामने प्रस्तुत है। तो टॉर्क का फार्मूला क्या हुआ, एम बी साइन थीटा, आपको पता ही है। टॉर्क की वैल्यू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसलिए हमने फोर्स की वैल्यू को रखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रखा, साइन थीटा से वैल्यू निकाल के यहां पुट की, और ये फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हो। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक फार्मूला और भी करवाया था टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर द रूट आई बाय में एम इंटू बी, ये रहा, ये फार्मूला पहले भी करवा चुका हूं। यहां पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखना भाई। एम को ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई कांस्टेंट, टी इज द टाइम पीरियड। अब की बार जो नीट के अंदर क्वेश्चन आया था वो इस पे आया था, इस बी की वैल्यू पूछ रखी थी, सब कुछ देके, टाइम पीरियड देके, आई देके, एम देके, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करवाया था। अब की बार 2024 में नीट का प्रश्न यहां से आया हुआ था, और ये डेरिवेशन मैं पहले करवा चुका हूं पहले वाले लेक्चर्स में, जहां पे मैंने मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग लूप के ऊपर टॉर्क करवाया था, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप एंड प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे मैंने ये फार्मूला डिराइव करवा कर फिर ये करवाया था आपको, टाइम पीरियड वाला फार्मूला करवा चुका हूं ये, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, पहले ही करवा चुका हूं। दो बच्चा उस लेक्चर को, पूरी सीरीज को एक साथ देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये बातें ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं आपको, इसलिए। तो ये पूरा प्रकरण जो था ये हमारा पहला टॉपिक था, जिसके अंदर हम बात करते हैं टॉर्क की, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तब की ये सारी बातें हैं। चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले से याद है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी याद है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई एक दो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है ना, इससे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को समझिए क्या होता है, जो पहले भी बता चुका हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि ये बातें आप पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था, याद कीजिए, किसी मैग्नेट के चारों ओर स्पेस, और इसके साथ साथ किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का स्पेस, क्योंकि अगर ये वायर होता, इसमें से करंट होता, तो ये मैग्नेट का बिहेवियर करता। ये बात उरस्टिड ने बताई थी यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट में, जहां पे उसने लगभग 200 साल पहले इस्टेब्लिश किया था रिलेशनशिप बिटवीन द करंट और इलेक्ट्रिसिटी, जो इसको करंट की बात करते हो, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच, उनके बीच। उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर में से करंट पास होता तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता, और उसका एक्सपेरिमेंट भी उसने कंपास नीडल की मदद से किया था, पूरा
घेरा बना के, चक्कर बना के, उसके ऊपर वायर को रख के आपको करवाया भी गया था, सर्किट भी मैंने आपको करवाया था, कंप्लीट बातें वहां पे करवाई थी। तो ये स्पेस होता है या तो किसी मैग्नेट के चारों ओर या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों, जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सप्लेन करनी थी, मैंने इसको कर दिया है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह एक कर्व होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये रही एक कर्व इस प्रकार, ठीक है। अगर इस पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, आप मन करे वहां लो, चाहे यहां लो, चाहे आप यहां लो, चाहे यहां पे लो, कहीं पे लो, और जहां पे पॉइंट ले रहे हो वहां से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दो इस तरह से। ये कर दिया टेंजेंट को ड्रॉ, ये कर दिया टेंजेंट ड्रॉ। जहां पे भी आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो उसी टाइम पे, उसी इंस्टेंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको देगा। उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे डायरेक्शन तो है ये, और यहां पहुंचते ही इसकी डायरेक्शन हो गई इस तरफ, यहां आते ही डायरेक्शन इस तरफ, और यहां आते ही डायरेक्शन इस तरफ। यानी कि कहने का मतलब बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो ये सारी बातें लगभग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बताएगा, आपको अलग नहीं बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलेटेड मैक्सिममली टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसी के एक्सटेंट के बारे में बताएंगे कि कहां स्ट्रांग होगा, कहां वीक होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जो मैक्सिमम बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो बता रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर आ जाता है। देख लीजिए, अब स्मूथ कर्व पे कहीं पे टेंजेंट खींचा गया, उसी टेंजेंट ने किसकी डायरेक्शन दे दी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी। तो हम क्या कहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द कर्व अब देखो क्वेश्चन बनाने वाले की विडंबना देखो क्या है। हम यहां पे बार बार लिखते हैं दीज आर द स्मूथ कर्व, और जब आप कॉपी में करते हो और जब आप बुक में देखते हो तब भी आपको यही दिखाई देगा कि दीज आर द स्मूथ कर्व। पर ये स्ट्रेट भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया यहां स्ट्रेट ही तो बनाई हुई है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है जो आपको दिखाई दे रही है। तो ये स्मूथ भी हो सकती है, मतलब कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, इसलिए। और ऐसा क्वेश्चन बन के आया था एक बार, और स्ट्रेट, ठीक है, ये भी हो सकती है। पर यहां पे मैं स्ट्रेट क्यों नहीं लिख रहा हूं, उसका रीजन क्या है, हो सकती है पर मैं लिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट के ऊपर टेंजेंट कैसे बनाओगे, ड्रॉ करोगे, वो तो एक डायरेक्शन शो करेगा ना सीधा, इसलिए मैंने केवल इतना लिखा है, दीज आर द स्मूथ कर्व टेंजेंट ऑन विच gives the direction of magnetic field. Tangent on which gives the direction of magnetic field. वो किसकी डायरेक्शन देगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यानी कि अगर आप उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से, ये आपकी स्मूथ कर्व है और इसका ये ऊपर आपको दिखाया गया डायग्राम है, इसको आप कर लें, इस डायग्राम को आप बना लें, तो इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो हो जाएगा यूनिफॉर्म और एक हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसी बेस के ऊपर बनेगा वो। यहां पे क्यों आया मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र, क्योंकि अभी अभी मैं बता चुका हूं कि ये जो सारी बातें हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये किसके बारे में बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती हैं। दो टाइप का इसने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी किया। और ध्यान से समझ लेना, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम होती है, चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आए चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आए, जरूर से जरूर आपका 2 या 3 नंबर में बोर्ड में, और बहुत बार, हर बार, लगभग क्वेश्चन आया है नीट IIT के अंदर इन लाइंस के ऊपर। अब देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको यूनिफॉर्म बना के दिखाऊं, अगर मैं आपको यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखाऊं तो जिसका क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं। और ये इक्वी स्पेस्ड होगा भाई, कुछ इस तरह से देखिए,
आपको इक्वी स्पेस्ड बनाना हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको बिल्कुल इक्वी स्पेस्ड बनाना है। इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं यहां पे, अगर मैं यहां पे नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो ये कैसा होगा, जैसे कुछ इस तरह से हो सकता है। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, अगर आप देखोगे तो हर पॉइंट पे अलग अलग इसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए कैसा होगा ये नॉन यूनिफॉर्म का। हम यहां पे कैसे पता कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा इसमें पजल, और मैं फिर से बता रहा हूं, आप ये देखिए जरा कि जहां पे ये इक्वी स्पेस्ड है तो ये यूनिफॉर्म है, अगर ये इक्वी स्पेस्ड नहीं है तो कुछ इस तरह का है, तो ये कैसा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यहां से कम है दूरी, यहां से इनकी क्राउड ज्यादा है और यहां से क्राउड क्या है, कम है। यहां से देखिए कितनी दूरी है, यहां से कम दूरी है, तो यही शो कर रहा है कि कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, और ये कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अलग करती है इसको, मैं वही प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसको अलग करती हैं, और उसके साथ साथ कुछ दूसरे वाली भी बताऊंगा मैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो मैक्सिमम पढ़ ही रखी है, वो तो आपको पता ही है, उसके साथ साथ जो अलग करने वाली है वो क्या है, सबसे पहले क्या कहेंगे, दीज लाइन्स फॉर्म्स द क्लोज लूप। सबसे बड़ी बात है याद रखना, ये लाइंस क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं भैया, क्लोज लूप बनाती हैं। कैसे क्लोज लूप बनाती है, ध्यान से समझिए। मान लिया जाए आपके पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज था और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज था, और आपने कहा था कि पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पे खत्म, पॉजिटिव से स्टार्ट करके नेगेटिव पे खत्म, ऐसा वहां किया था। यानी कि जितनी भी लाइंस होंगी वो कहां से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से, और खत्म कहां आगे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे, ये बात हमने बताई थी। परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पे ना तो स्टार्टिंग होती ना खत्म होती है, कंटिन्यूअस लूप की फॉर्मेशन करती है, क्लोज लूप की फॉर्मेशन करती है, और यही खास बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। ये प्रॉपर्टी बार बार एग्जाम में पूछ ली गई है। ये इसका क्या हो गया, साउथ, और ये इसका पोल कैसा हो गया, नॉर्थ हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब देखिए, जब अंदर की तरफ से ध्यान दोगे तो साउथ से चलेंगी नॉर्थ की तरफ, अंदर की तरफ ध्यान दोगे तो साउथ से चलेंगी नॉर्थ की तरफ, अंदर से ध्यान दोगे तो साउथ से चलेंगी नॉर्थ की तरफ, अंदर ध्यान दोगे तो साउथ से चलेंगी नॉर्थ की तरफ। यानी कि जो इस मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक पोल है, ये हमारा जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, इसके अंदर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक है, अंदर अंदर। अगर आप बाहर की बात करोगे तो बाहर देखिए कहां से कहां हो गई, बाहर हो गई नॉर्थ से साउथ तक, इसलिए आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ तक होता है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक होता है। अगर मैं इसको और बनाऊं लाइंस को, कुछ इस तरह से आपको ये लाइंस अपीयर हो जाएंगी, इस तरह से। अब बहुत सारी होती है, मैंने 3-4 बना के दिखा दी, डायरेक्शन ये दिखा दी, ठीक है भैया, इस तरह से। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हमने क्या दिखाया है कि जो आपको ये इस प्रकार से लाइन दिखाई गई है कि जब आप अंदर की तरफ ध्यान दोगे, दूसरी प्रॉपर्टी भी है इसकी, जब आप अंदर की तरफ ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक डायरेक्शन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर भी आती है, डायरेक्शन इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक होंगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और एंड आउटसाइड मैग्नेट से बाहर हो जाएंगी नॉर्थ से साउथ तक। ये एक प्रॉपर्टी भी है, इसको याद भी रखना भैया,
यानी कि अगर आप इनसाइड की बात करते हो साउथ से नॉर्थ, जैसे मैंने कहा क्या कहा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को साउथ से नॉर्थ लिया था, जो अंदर वाली है उसको उठाया जाता है, लगभग उसको, बाहर वाली सिर्फ बताने के लिए अंदर वाली उठाई जाती है। तो बाहर तो नॉर्थ से साउथ हो गया और अंदर हो गया, बाहर तो हो गया नॉर्थ से साउथ और अंदर हो गया साउथ से नॉर्थ तक। याद रखनी है ये बात, ये आपसे पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर, याद रखनी है बात। अब आप देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये क्लोज लूप बना ही नहीं रही, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म होती है, पर ये चलती रहती हैं, लूप बनाती, देखिए लूप बन गया, कंटिन्यूअस लूप बन गया, ठीक है। अगर ये बार मैग्नेट है, अगली प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पूछी गई प्रॉपर्टी है एग्जाम में, ऐसे नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बार मैग्नेट, ध्यान से सुन लेना भाई, मे बी नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है भैया। अगर आप इस बार मैग्नेट की बात करते हो तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये वो बातें बता रहा हूं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो मैं इसको 2 मिनट में खत्म करके आगे बढ़ सकता, कह देता ये न्यूमेरिकल करा दिया, कर दिया, हो गया तुम्हारा काम। पर मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टी, अब आपको पता है कि जो आपकी बार मैग्नेट है वो इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड होती है, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था, पूरा बखान, पूरी बातें मैंने वहां बताई थी कि एक बार मैग्नेट बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह होती है, एग्जैक्टली सोलेनॉइड की तरह होती है। तो इसलिए अगर आप बार मैग्नेट को, सोलेनॉइड को एज ए बार मैग्नेट मानो, सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, अगर आप उस सोलेनॉइड को बार मैग्नेट मानते हो तो उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हमें कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है तो वहां सोलेनॉइड का यूज करेंगे हम, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid is always uniform। याद रख लेना, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूछा गया प्रश्न है कि कहीं आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है तो किसका यूज करोगे, सोलेनॉइड का। ये जो बार मैग्नेट है इसको दिखा दिया, पर ये हो सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ चल रही हो, ऐसा हो सकता है। परंतु जब आप बात करते हो, अगर आप जब बात करते हो किसका, फील्ड इनसाइड आ सोलेनॉइड, तो वो हमेशा कैसा होता है भाई, वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। याद रखना भैया ये बात, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी भैया प्यारे बच्चों कि भाई कौन सी बातें कैसे होती हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे वो पॉइंट्स, सारी वो बातें मैं आपके लिए लेके आऊं, प्रस्तुत करूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे अगली बात, पांचवी, टू magnetic field lines cannot intersect each other, और इसका रीजन आप सभी को पता, लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट करती होती तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हो जाती, जो कि गलत है। इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट के ऊपर 2 डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएंगी, जो कि गलत हो जाएगा। 6 का, अब वही बात है, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये वहां पे भी पढ़ा था, वहां पे भी पढ़ा, यहां पे पढ़ा दिया, क्योंकि साउथ और नॉर्थ के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच क्या होता है, रिपल्सन, साउथ और साउथ के बीच क्या होता है, रिपल्सन, सेम पोल्स के बीच रिपल्सन, उसको, और अपोजिट पोल्स के बीच अट्रैक्शन, उसको शो करने के लिए कौन है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको शो करने के लिए हमने ये बात यहां पे लगाई है। अब 7वीं प्रॉपर्टीज की, चूंकि ये सारी की सारी लाइंस इमेजिनरी हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लाइंस तो सारी कैसी इमेजिनरी हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी इनका ग्रेट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सारे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन कर सकता है। दो दीज लाइंस आर इमेजिनरी,
but have great significance. Great significance. ठीक है, ग्रेट इनका सिग्निफिकेंस बिकॉज दे इजिली एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप लिख सकते हैं आगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इनका ग्रेट सिग्निफिकेंस क्यों है? ग्रेट सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्लेन कर सकता है। अब आगे बात, पॉइंट नंबर 8, इसको देखिए, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउड ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हायर इज द क्राउड ऑफ, हायर इज क्राउड ऑफ फील्ड लाइंस, stronger will be the field, stronger will be the field, एंड वॉइस है वर्षा, इसका उल्टा भी सही है, वॉइस है वर्षा। जहां फील्ड लाइंस वीक होंगी, जहां फील्ड लाइंस वीक होंगी मतलब वो दूर दूर होंगी। दोनों बातें इसने बोल दी, समझने वाला बच्चा है तो दोनों बातें ये बोल चुका है। इसका कहना है कि अगर जहां पे फील्ड लाइंस की क्राउड ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है, जहां फील्ड लाइंस की क्राउड कम है वहां फील्ड भी क्या हो जाएगा, वीक। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपको ये दिखा दिया, देखिए ये एग्जांपल दिखा दिया। अब मैं एक पॉइंट ये लेता हूं जिसको ए बोला और एक पॉइंट ये लेता हूं बी बोला। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव में। एग्जाम की जब भी बात करता हूं तो कॉम्पिटिटिव, सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूं तो जब आपको बता देता हूं ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया, ये कॉम्पिटिटिव। तो एग्जाम का मतलब कॉम्पिटिटिव। अब वो पूछेगा कि ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, कहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट से। इस प्रकार आप कहोगे जी आपको कैसे पता चला? मैंने यहां पे ये देखा कि यहां पे क्राउड ज्यादा है, पास पास है, क्राउड ज्यादा का मतलब भीड़, मतलब पास पास है, इसलिए फील्ड भी क्या हो गया, ज्यादा। यहां दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर है एक दूसरे से, इसलिए फील्ड क्या होगा, वीक होगा। इसलिए कहा हायर इज द क्राउड ऑफ फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड। अगर वहां पे क्राउड कम होगी तो फील्ड वीक होगा, दोनों का एक दूसरे का उल्टा चलेगा। इस प्रकार से अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर यह पता कर पा रहे कि कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जितनी फील्ड लाइंस, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, कोई इस तरफ से फील्ड लाइंस जा रही हैं, पास हो रही हैं, और उस फील्ड लाइंस के अंदर से आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया इतना सा, इस एरिया के अंदर से जितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो उसके मैग्नीट्यूड को भी शो करेगा। याद रखना ये कि अगर आप कोई एरिया है उसके अंदर से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो सारी फील्ड लाइंस उसके मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, इसलिए नोमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, द फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फील्ड, उस फील्ड का मैग्नीट्यूड देती हैं। लिख लो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया एंड परपेंडिकुलर टू दैट एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नीट्यूड को देंगे। इस प्रकार तो ये 9 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, जहां पे क्राउड ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रॉन्ग होगा। दो, ये सारी लाइन इमेजिनरी है फिर भी ग्रेट सिग्निफिकेंस है क्योंकि सारी बातें एक्सप्लेन कर सकता है। लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साउथ और नॉर्थ के बीच क्या करेगा, ये अट्रैक्शन को शो करेगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड हमेशा यूनिफॉर्म होता है और बार मैग्नेट में नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है भैया, इसलिए इसके बाद डायरेक्शन इनसाइड साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ तक होती है, और ये लाइंस जो हैं क्लोज लूप की फॉर्मेशन करती हैं, ये सारी बातें, और ये कंटिन्यूअस भी होती हैं। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, दोनों कंटिन्यूअस होती हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। अगर मान लिया जाए यहां कंटिन्यूअस ना होकर के कुछ ऐसी होती, ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखिए डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देता हूं मैं, डिसकंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया जाए ये लाइंस कुछ ऐसी होती, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, और कहीं ब्रेक आ गया बीच में, ऐसा ब्रेक आ गया, देखो ये ब्रेक आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगी। अब मैंने क्या कहा है, अगर इस पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो वो फ्रीली मूव करेगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज छोड़ा, वो फ्रीली मूव करके यहां आ गया, अब तो ब्रेक आ गया, आगे कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं। अब आगे नहीं जाएगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये फील्ड लाइन से नहीं बनी। इसलिए कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, हमेशा कंटिन्यूअस लाइन होती है। वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, या यूनिट नॉर्थ पोल लो चाहे यूनिट साउथ पोल लो, वो होता है।
जैसे वहां डायरेक्शन के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, हमारी आदत है नेगेटिव भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है। यहां यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं, आप साउथ भी रख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से तो ये पूरा जो था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और टॉर्क के बारे में था। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, किस हिसाब से क्वेश्चन आके आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ये सारे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन जो नीट या आईआईटी के अंदर आ सकते हैं मेंस के अंदर, वो सारी बातें यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, एक शॉर्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब एम की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल है 0.9 जूल पर टेस्ला, ठीक है। इज प्लेस्ड विद इट एक्सिस एट 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो एम की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये पहले ही बता दिया। अब मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जब भी आप क्वेश्चन करो, आपको एंगल को देख के डायरेक्ट ये नहीं समझ लेना है कि ये थीटा ही होगा, आपको ध्यान से पढ़ना है किस किस के बीच एंगल दे रखा है। जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि एंगल किस किस के बीच लेना होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये रहा एंगल किसके बीच लेना है, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल की है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो ये डायरेक्शन एम की डायरेक्शन है और जो फील्ड की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल है ये थीटा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करो तो इसकी पहचान करो। न्यूमेरिकल करने के टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि वो आपको मिस्टेक जो करवाएगा वो यहीं से करवाएगा, वहीं से। अब देखिए समझिए, प्लेस्ड, देखिए इज प्लेस्ड विद इट एक्सिस एक्स एक्सिस एट 30 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जो m है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वही एंगल है ये। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ, कितने टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, 0.63 जूल को एक्सपीरियंस करता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इस एंगल को ध्यान से देखना, ये एंगल ही आपसे गलती करवा सकता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहला पार्ट यही करते हैं। अभी टॉर्क निकाला था हमने, आया था m इंटू में b इंटू में साइन थीटा, ये फार्मूला था। अब यहां m की वैल्यू रख दीजिए, देखिए टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 0.63 है, और m की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.9 है, और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और साइन है 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, 0.63 डिवाइडेड बाय में 0.9 और बटे में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, दैट इज बी, ठीक है भैया। तो यहां पे ये गया, नीचे कितना आ गया 100, ऊपर कितना आ गया 10, इसके नाम का 10 और इन दोनों के नाम का 100, तो ये आ गया 9 से 63, 1 0 से 0 गई, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय में 10, दैट इज 1.4 टेस्ला। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से। और ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जो आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, इन विच ओरिएंटेशन विल द बार मैग्नेट बी इन द इक्विलिब्रियम इन मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो एक बात समझो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम। फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल या न्यूट्रल, उसकी तो बात कर ही नहीं रहा, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में चलना चाहती है और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आ जाए तो इक्विलिब्रियम है। जब कोई बॉडी रोटेशन करना चाहती है, क्योंकि यहां टॉर्क आया है तो रोटेट करेगी, जब कोई बॉडी रोटेशन करना चाहती है, अगर उसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो नेट टॉर्क जीरो करना होगा, यानी कि उसके ऊपर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दूसरे पार्ट का उत्तर बता रहा हूं आपको, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। अब नेट टॉर्क जीरो कब हो सकता है, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला तो m इंटू में b इंटू साइन थीटा है। अब m की वैल्यू तो है कुछ ना कुछ, ये रही 0.9, और हमारे पास b की वैल्यू भी है कुछ ना कुछ, ये आ गई 0.4 टेस्ला। ये दोनों तो जीरो नहीं हो सकते, पर ये तो हो सकता है ना, कब, 0 डिग्री के ऊपर। अगर इस m और b के बीच 0 डिग्री एंगल होगा तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0, जिसको मिनिमम टॉर्क कहा था। यही सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है। इस सिचुएशन में कुछ इस तरह से होगा, ये आपका फील्ड हो गया और ये आपका साउथ से नॉर्थ तक का, m की डायरेक्शन ये और b की डायरेक्शन ये। अब थीटा कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। और जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप ऐसे कीजिए और नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए।
अगला डायग्राम देखते, ये चीजें देखते ही उसका मन प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। और कहीं आपकी मिस्टेक छोटी मोटी हो गई होगी तो उसको भी इग्नोर कर देगा। इस प्रकार से अटेम्प्टिंग होगी। अब उसको पता चल गया कि बच्चे को नॉलेज है, बच्चे को सब पता है, उसने रट्टा मार के नहीं आया है यहां पे डायरेक्ट। जब आपने ये बता दिया एम ये है, बी ये, दोनों के बीच एंगल 0, तो लिख दो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन टॉर्क इज 0। बस इतनी बातें लिखनी, आपका एग्जाम बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये मैं आपको सारी बातें वो बता रहा हूं जो आपको लिखनी चाहिए जब हम एग्जाम चेक करने जाते हैं, बोर्ड में चेकिंग होती है, सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं, तो आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या करना चाहिए, उससे आपका बेनिफिट होगा ऐसी चीजों से। एक करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना दे रखा भैया, 5 एम्पियर का करंट फ्लोइंग थ्रू ए 10 टर्न्स सर्कुलर कोयल, 10 टर्न्स वाली, यानी कि यहां पे n की वैल्यू कितनी दे दी, 10 टर्न्स वाली एक सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। द कोयल लाइज इन XY प्लेन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और उसके साथ उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से लिखते हैं और इसका एक फार्मूला होता है m इंटू 2l, और ये किसके लिए होता है भैया, ये बार मैग्नेट के लिए होता है, याद रखना, ये बात करवा चुका हूं ये। और एक होता है m का फार्मूला आपका n इंटू में i इंटू a, इसका जिक्र किया था जब इसको सोल्व किया था। ये किसके लिए होता है, करंट कैरिंग लूप के लिए, करंट लूप के लिए होता है, करंट वाला जो लूप होता है उसके लिए होता है। ये तो बार मैग्नेट, रोड शेप्ड मैग्नेट के लिए, और ये करंट लूप के लिए है। अब इसने क्या कहा, एक 5 एम्पियर का करंट 10 टर्न्स वाली सर्कुलर कोयल में से, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्लो कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब, मैं आपको एग्जांपल इसका बता के बताऊं तो ये मान लीजिए आपकी एक सर्कुलर कोयल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। इसमें से अगर करंट ऐसे जा रहा है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताते थे, मैंने आपको बताया था सर्कुलर कोयल में जब भी डायरेक्शन बतानी हो तो राइट हैंड रूल से बतानी है। तो राइट हैंड में करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड रूल की डायरेक्शन ये होगी, तो थंब आउटवर्ड मतलब जेड डायरेक्शन में। अब कहोगे सर इसने तो स्पेसिफाई नहीं किया ऐसे जाएगी, ऐसे भी तो जा सकता है। अगर ऐसे करंट गया तो अंदर की तरफ डायरेक्शन तो जेड ही है, चाहे वो प्लस डायरेक्शन है चाहे माइनस जेड डायरेक्शन है। आपको सिर्फ इतना बोलना है कि डायरेक्शन इज जेड, प्लस माइनस नहीं बोलना, क्योंकि हमें पता ही नहीं करंट किस डायरेक्शन में। तो इसलिए हमने डायरेक्शन तो इसकी बता दी किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज जेड डायरेक्शन। हम ये तो बता चुके हैं कि करंट किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, एम की डायरेक्शन होगी। अब ये फार्मूला लग नहीं सकता क्योंकि ये तो किसका फार्मूला, बार मैग्नेट का। हमें तो सर्कुलर कोयल वाला फार्मूला चाहिए, ये रहा। ठीक है, इसके लिए मुझे चाहिए एरिया, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई इज 22/7 एंड आर इज 7 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर। अब मीटर में बदलेंगे तो 7 में 10⁻⁻⁴ कैंसिल आउट, 144 गुणा में 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। अब रख दीजिए m की वैल्यू, n की वैल्यू 10 है, करंट की वैल्यू है 5, और एरिया कितना हो गया, एरिया कितना हो गया 144 गुणा में 10⁻⁻⁴, ये हो गया m। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा, बात खत्म। अब यूनिट कैसे होगी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमने दे दी है, ये आपको पहले भी बताया था, वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन आपको दे दी है। अगर यही रोड शेप्ड होती तो इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, रोड शेप्ड का भी तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना m/2l, और उसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अगर यही करंट कैरिंग लूप में है तो राइट हैंड थंब रूल से आप इस दीजिए, जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा इस m की, और उंगलियां उस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। इसमें कर रहा है तो ऊपर की तरफ, उल्टा कर रहा है तो नीचे की तरफ, पर दोनों डायरेक्शन जेड है, इसलिए मैंने लिखा जेड डायरेक्शन। ना ये बताया पॉजिटिव ना ये बताया नेगेटिव, क्योंकि अगले ने करंट की डायरेक्शन ही नहीं बताई। अगर वो बोल देता क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो हम पता चल जाता, फिर हम पर्टिकुलर बता सकते थे प्लस जेड या माइनस जेड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके बाद एक लेक्चर में इस पूरी चैप्टर को भी खत्म कर देंगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर हम ईएमआई एंड एससी की बात करेंगे। और मान के चलिए टाइम से पहले आपको सिलेबस मिलेगा कंप्लीट, ज्यादा काम हमारे पास नहीं बचा। अगर हम इस यूनिट के बाद नेक्स्ट यूनिट और एक ऑप्टिक्स, इन दो को कवर कर लेते हैं तो बाकी सारा काम तो मैक्सिमम मान के चलो 10-12 लेक्चर का है। अब ये 2 यूनिट जो है, यूनिट नंबर 4 और ऑप्टिक्स वाली जो यूनिट है, ये 2 यूनिट,
इन दोनों यूनिट में आपको टाइम लगेगा। इसमें कम से कम अगर लेक्चर्स की बात करेंगे तो 20 से 22 लेक्चर तक हो जाएंगे, दोनों चैप्टर, दोनों यूनिट के, चौथी और छठी के। और बची हुई है उन सभी के, बचे हुए सभी के लेक्चर 20 बनेंगे। तो टोटल लेक्चर अगर हम 40-50 पकड़ के चलोगे तो पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। और 50 लेक्चर के लिए हमें 70 डेज चाहिए, मतलब 2 महीने। अभी 7वां चल रहा है, तो 10वें महीने के आसपास आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, 10वें 11वें महीने। इसलिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ इसके 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे, इसके साथ साथ इनके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वो फायदेमंद किसके लिए रहेगा, बोर्ड के लिए भी रहेगा और नीट के लिए भी रहेगा, आईआईटी के लिए भी रहेगा, सीयूटी के भी लिए रहेगा, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए। और साथ साथ पीवाईक्यू, सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यू, आईआईटी के पीवाईक्यू, नीट के सभी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।